अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है जी, डेट आपके पास है 3 जून। ठीक है, और डे आपके पास है वेडनेसडे। जो बैक्टीरिया से चैप्टर नंबर 5 का हमने पढ़ा था टॉपिक खुर्दबीनी जसीम, जिसको आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों में हमारे पास एक बीमारी की रह गई थी जिसको आप कहते हैं हैजा या कोलेरा। अब हैजा कैसे होता है और किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जाता है, ये बैक्टीरियल बीमारी है। इसके बाद हम वायरस से फैलने वाली बीमारी और वायरस को पढ़ेंगे। हैजा ये एक मुतअद्दी अमराज है और निज़ामी अमराज इससे मुतासर होता है। आलूदा पानी और खुराक के जरिए बीमारी के बैक्टीरिया एक से दूसरे तक फैलते हैं। इन बैक्टीरिया के फैलाव में मक्खी जो है वो अहम किरदार अदा करती है। इस बीमारी की अहम अलामात में क्या होता है कि आपको मोशन और वॉमिटिंग वगैरह की मतली और इसाल है। इसकी वजह से जिस्म से पानी और नमकियात की मकदार कम हो जाती है और शदीद हमले की सूरत में मरीज मर भी सकता है। इसकी तदारक के लिए यानी कि इसके इलाज के लिए वैक्सीन दस्तयाब है। शदीद हमले की सूरत में ORS यानी कि ORS किसका मुखफ़फ़ है, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट का मुखफ़फ़ है। ये मरीज़ को देना चाहिए और मुसलसल देने से मरीज़ की हालत जो है वो बेहतर हो सकती है। इसके साथ साथ साल को रोकने वाली जो दवाइयाँ हैं यानी कि मेडिसिन हैं वो भी साथ इस्तेमाल करने से जो हैज़ा है वो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद वायरस है, हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं। ये वो जिस्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आम खुर्दबीन के दायरा कार से नज़र नहीं आती, यानी कि बैक्टीरिया से कई गुना छोटे होते हैं और इनकी जसामत को मिली माइक्रोन में मापा जाता है, जबकि 1 मिली माइक्रोन का 1000वां हिस्सा होता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या है कि इसको मिली माइक्रोन में मापा जाता है और साथ ये भी आपको बता रहे हैं कि जो मिली माइक्रोन होता है वो 1 मिली माइक्रोन का 1000वां हिस्सा होता है। इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के जरिए देखा जा सकता है। वायरस फुलियों से नहीं बनते, अलबत्ता इन जिस्मों का बैरूनी खोल प्रोटीनी मवाद से बना होता है, प्रोटीन से बनते हैं, जबकि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA और RNA भी मौजूद होता है। बुनियादी तौर पर ये कलमी शक्ल में पाए जाते हैं। ये जिंदा फुलियों में दाखिल होते हैं और इसके साथ इन्हीं की तरह की शक्ल इख्तियार करते हैं, यानी कि बास माहिरीन हयातियात के नज़दीक कलमी निजात होने के बायस से जिसमें करार नहीं दिया जा सकता है। इनकी शक्ल और जसामत जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। अब वायरस से जो फैलने वाली बीमारी है वो उनमें स्मॉल पॉक्स है जिसे चीचक कहते हैं। ये एक मौलिक बीमारी है मगर खुशकिस्मती से अब पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक से इसका खात्मा हो चुका है। इस बीमारी के दौरान पूरे जिस्म पर छोटे छोटे आंवले भर जाते हैं और इनमें पीक पड़ जाती है। ऐसे मरीज को कुंबे के बाकी अफराद से अलग थलग रखा जाता है। सबसे पहले चीचक के खिलाफ वैक्सीन का हसूल दरियाफ्त हुआ था। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड जो बीमारी है वो पोलियो है। ये भी खीर शीरख्वार दूध पीने वाले बच्चों की बीमारी है जिसमें मरीज बच्चे का निचला लहू फलूज होकर मजबूर हो जाता है। इसकी अहम अलामात में बुखार, शदीद दर्द और गर्दन का अफराव है। शदीद हमले की सूरत में टांगें मफलूज हो जाती है। पोलियो पानी और हवा से फैलता है और 5 साल से कम उम्र बच्चे इसका शिकार होते हैं। इसका वाहिद हल क्या है कि इसको पोलियो वैक्सीन जो 5 साल तक बाकायदा वक्फों के साथ बच्चों को दी जाती है, इससे इस बीमारी पर कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। मुंह के जरिए कतरों की सूरत में दी जाने वाली वैक्सीन इस मर्ज के खिलाफ आसानी से दस्तयाब है। नेक्स्ट आपके पास है, हुकूमत पाकिस्तान ने पोलियो से खात्मे का करने के लिए यूनेस्को के ताउन से इस बीमारी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का बंदोबस्त किया है। नेक्स्ट जो बीमारी आपके पास इन्फ्लुएंजा है जिनको कहते हैं नज़ला, ये इंसानी बीमारियों में सबसे आम है, अमूमन खतरनाक नहीं होती। इन्फ्लुएंजा एक खास वायरस के जरिए फैलता है जिसे इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस दिया, इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम दिया गया। ये वायरस हवा और मरीज के छींकने से फैलता है। इसके अलामात में क्या होता है, हल्का बुखार हो जाता है, आंखें आपकी सुर्ख हो जाती हैं और जो नाक के आपके नथनी होते हैं इनमें खारिश महसूस होती है और नाक बहती है। 4 से 5 दिन के बाद ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। मुकम्मल आराम और दवाओं के इस्तेमाल से हमले की शिद्दत को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, हमने जो खुर्दबीनी जसीमे में पहले बैक्टीरियल बीमारी पढ़ी जिसको हैजा कहती हैं, फिर उसके बाद हमने वायरस के बारे में पढ़ा है और वायरस से फैलने वाली बीमारियाँ जो जैसे स्मॉल पॉक्स है, चीचक, पोलियो और इन्फ्लुएंजा, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, इनके बारे में हमने पढ़ा। आप लोगों ने जो याद करना है काम, वो वायरस से फैलने वाली जो बीमारियाँ स्मॉल पॉक्स है, पोलियो और इन्फ्लुएंजा, ये तीनों बीमारियाँ आप लोगों ने
یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم کلاس. جماعت ہے پرین اہم. تاریخ ہے آج 3 جون اور دن ہے بدھ کا. مضمون جو آپ کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہوم اکنامکس کا سبق نمبر 3 غذا اور خوراک کو سمجھنا. آپ نے کل کی ڈائری میں اس کو پڑھا تھا, غذا, متوازن غذا کی تعریف اینڈ متوازن غذا اور غیر متوازن غذا کی مثالیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے متوازن غذا کی مثالیں. صفحہ نمبر 64 ہے. متوازن غذا کا انتخاب کرتے ہوئے دن بھر میں کھائے جانے والے کھانوں کی تعداد اور مقدار کا تعین کر لیں. کیسے آپ نے تعین کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ صبح کے ناشتے میں کیا کر رہے ہیں, دن 10-11 بجے آپ کیا لے رہے ہیں, دوپہر کے کھانے میں آپ کیا کر رہے ہیں, شام کی چائے میں آپ چائے کے ساتھ کیا لے رہے ہیں, اور رات کا کھانا جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کی ملا کے اس کی کتنی غذائیت بنتی ہے اور کتنی کیلوریز پہ یہ کھانا مشتمل ہوتا ہے. اگر آپ ناشتہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو 25% آپ کے پاس کیلوریز ہونی چاہیے, دوپہر کے کھانے میں آپ کے پاس 35% اور رات میں کھانے میں 40% کیلوریز شامل ہونی چاہیے. متوازن غذا آپ کو پہلے بھی بتایا گیا وہ غذا ہے جس میں تمام ضروری غذائی اجزاء شامل ہو, نہ تو ضرورت سے زیادہ ہو اور نہ ہی ضرورت سے کم. لیکن متوازن غذا میں تمام غذائی ذائقے یعنی کہ تمام ٹیسٹ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. آپ نے ایک ہی چیز کو بار بار رپیٹ نہیں کرنا. اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن میں ایک بالغ مرد اور عورت اور جو ایوریج کام کرتے ہیں, درمیانہ کام کرتے ہیں, ان کو کتنی متوازن غذا چاہیے ہوتی ہے, ان میں کتنی کیلوریز شامل ہونی چاہیے. بالغ افراد کے لیے متوازن غذا کا مینیو. بالغ مرد 2000 حرارے یومیہ یعنی کہ صبح کے ناشتے میں کیا ہونا چاہیے, انڈے کا آملیٹ, ڈبل روٹی کے سلائس مکھن کے ساتھ اور 4 ہونے چاہیے اور چائے کا 1 کپ. اور وہی بالغ عورت 1600 حرارے یومیہ, صبح کا ناشتہ موسمی پھل 1 عدد, دوپہر دہی چپاتی 150 گرام 1 چپاتی, چائے 1 کپ. 11 بجے موسمی پھل آڑو کیلا 1 عدد اور وہی عورت کے لیے 11 بجے موسمی پھل آڑو کیلا 1 عدد. دوپہر کے کھانے میں کھیرے, مولی, ٹماٹر کی سلاد 150 گرام, کوفتے کا سالن 100 گرام, چپاتی 3 سے 4 عدد, موسمی پھل 1 عدد. دوپہر کا کھانا عورتوں کے لیے کھیرے, مولی, ٹماٹر کی سلاد 100 گرام, پالک گوشت 100 گرام, چپاتی 2 عدد اور پھل 1 عدد. شام کی چائے میں نمک پارے 100 گرام, چائے 1 کپ اور رات کے کھانے میں چکن پلاؤ 100 گرام, رائتا 100 گرام, فرنی یا کھیر 150 گرام. ایسے ہی بالغ عورت کے لیے جب آپ شام کی چائے کا مینیو ڈیسائیڈ کریں گے تو اس میں نمک پارے 100 گرام, چائے 1 کپ, رات کا کھانا شامی کباب 1 عدد, دال مسور 3/4 کپ پکی ہوئی 30 گرام, ابلے ہوئے چاول 2 کپ, کسٹرڈ جیلی 150 گرام. بیٹا آپ نے یہ جتنا کام آپ کو پڑھایا ہے بالکل شارٹس ہے, آپ نے اس کو صرف یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مینیو کارڈ کے اکارڈنگ اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو نیٹ کاپیز کے اوپر آپ نے لکھنا نہیں ہے. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جماعت پرین اہم مضمون ہے آپ لوگوں کا اسلامیات اختیاری اور آج ہم لوگ جو کریں گے وہ ہے احادیث نمبر 3. ٹھیک ہے کلاس, اس میں آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھیں. سو بھی روزہ لی میرے لیے, وا اور انا میں اجزی جزا دوں گا یعنی کہ اجر دوں گا بھی اس کی. اب اس کا ترجمہ دیکھیں جی. روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا یا اس کا اجر دوں گا. آپ دیکھیں تشریح میں دیکھیں سوم کا معنی بار بار, سوم کا معنی باز رہنے اور رک جانے کے ہیں. شریعت میں روزہ اسے کہتے ہیں کہ کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے طلوع فجر سے رات شروع ہونے تک پرہیز کیا جائے. حلال غذاؤں کا کھانا پینا اور اپنی بیوی سے جنسی تعلق حرام نہیں, مگر روزہ کی حالت میں پابند کر دیا گیا ہے کہ ان جائز چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے. یعنی کہ روزہ کیا ہے, روزہ یہ ہے کہ آپ حلال غذاؤں کا کھانا پینا یعنی کہ طلوع فجر سے لے کر رات شروع ہونے تک پرہیز کیا جائے کھانے پینے کی چیزوں سے. اور اس میں یہ ہے کہ اپنی بیوی سے جنسی تعلقات حرام نہیں ہے مگر روزے کی حالت میں پابند کر دیا گیا ہے, ان جائز چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے. ٹھیک ہے.
जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तामील में इन चीज़ों को तर्क कर देता है, नींद छोड़ देता है जो हलाल है, तो वो हराम चीज़ों और बुरे कामों की जानने की जुर्रत कब जुर्रत कर सकता है, यानी कि वो जुर्रत नहीं कर सकता। कुरान मजीद में इरशाद होता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ठीक है जी, रोज़ा क्या है? इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है ताकि वो परहेज़गार बन जाए। एक और हदीस में इरशाद आता है, जिस शख्स ने ईमान की हालत में रोज़े रखे और इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे जो पहले इससे हो चुके। ठीक है जी, रोज़े का ये अजीम मकसद इसी वक्त हासिल हो सकता है जब रोज़ा पूरे एहसास और शऊर के साथ रखा जाए और इन तमाम मकरूहात से जो इसकी हिफाजत की जाए। इसके असर से रोज़ा बेजान हो जाता है। हकीकी रोज़ा दरअसल वही है जिसमें आदमी कल्ब और रूह, यानी कि अपने दिल और रूह और इनकी सारी सलाहियतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचाई है कि अल्लाह ताला ने जिन कामों से इंसान को करने से मना किया है इससे रुक जाए, तो रोज़ा इसी हालत में कबूल हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम रोज़ा रखे तो लाजिम है कि तुम अपने कानों, अपनी आंखों, अपनी जुबान, अपने हाथ, अपने सारे एज़ाए जिस्म को अल्लाह ताला की नापसंदीदा बातों से रोक ले। नीज़ फरमाया, जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलने और झूठ पर अमल करने से बाज न रहा, तो अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने से की कोई हाजत नहीं है, कि कोई ज़रूरत नहीं। क्लास ये जो आज मैंने हदीस आप लोगों को करवाई है, ये आप लोगों ने रिटर्न कॉपी पे करनी है, इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करनी है। क्लास वर्ड टू वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो आपको कभी भी अरबी में तर्जुमा नहीं भूलेगा। ये आप लोगों ने रिटर्न कॉपी पे भी करना है अच्छे से। क्लास इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट लेक्चर से आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। क्लास जमात है फ्री नहम, तारीख है आज 3 जून और दिन है बुध का। आज आप जो मजमून पढ़े हैं जिसका लेक्चर है वो है सिविक्स, सबक नंबर 3। सबक का नाम है रियासत। कल आपको पढ़ाया गया था इसमें रियासत की तारीख, रियासत के लाजमी अनासिर। आज आप पढ़ेंगे रियासत, इस्लामी रियासत। ठीक है, इस्लामी रियासत पेज नंबर 17, सफ़ा नंबर 17। इस्लामी रियासत तमाम ताकतों का सर चश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है, वही पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। इस्लाम में जो इक़्तिदार आला अल्लाह ने दिया हुआ है बंदों को, वो बेसिकली अल्लाह ताला के पास इक़्तिदार आला जो है वो सारी अल्लाह की ज़ात है। लेकिन जो मुसलमान हाकिम वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात को, वो उसके निगरान हैं और वो इसको एक अल्लाह की इमानत समझते हुए इस्तेमाल करते हैं। रियासत का जितना भी इंतज़ाम है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक चलाया जाता है। ये उस हुक्मरान का फ़र्ज़ है कि वो रियासत का जितना भी निज़ाम है इस्लामी निज़ाम के मुताबिक, इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक चलाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। जो उस बुनियाद के क्या बुनियादी असूल थे? तौहीद, मसावात, अदल इंसाफ, इखलाक व तक़वा और हुसूल इल्म। ये इस्लामी रियासत के बुनियादी असूल थे और इन्हीं असूलों के ऊपर इस्लामी रियासत कायम की गई मदीना मुनव्वरा में। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी इस्लामी रियासतें कायम हैं और उनमें से एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी रियासत के एक फ़र्द के लिए, अपने माशी में रहने वाले अफराद के लिए क्या फ़राइज़ हैं वो अब आपको बताएंगे। इस्लामी रियासत के फ़राइज़, सबसे पहले इस्लामी रियासत के फ़राइज़ में इस्लामी क़वानीन का निफाज, अदल इंसाफ का क़याम, बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, सहूलियात की फराहमी, दौलत की मुनसिफाना तक़सीम, मसावात का क़याम। इस्लामी रियासत के जितने भी फ़राइज़ हैं वो अवाम की बेहतरी के लिए होने चाहिए। इनके माशी, माशरती, सियासी और दीगर मसाइल हल करने की पूरी जिम्मेदारी कबूल करे इस्लामी रियासत के हुक्मरान। इस्लामी रियासत के जो फ़राइज़ हैं उनमें सबसे पहले इस्लामी क़वानीन का हिफाज, यानी कि जो भी रियासत का हाकिम है वो क्या होता है, अवाम के लिए खादिम जैसा होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो जितनी भी हुकूमत चलाए वो कुरान और सुन्नत पर मबनी हो और उन्हीं के मुताबिक हो, उसी के बताए हुए असूलों के मुताबिक हो।
वो हुकूमत का कारोबार मजलिस शोरा के मसले से चलाता है। कौन? हाकिम हुकूमत, जो हुकूमत के ऊपर निगरान मुकर्रर होता है और जालिम के मुकाबले में मजलूम का साथ देता है। अदल इंसाफ का क़याम, माशरे में अदल इंसाफ के क़याम की जिम्मेदारी भी इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ है। इस्लामी रियासत में अदलिया को बहुत अहला और अहम मुकाम हासिल है और वो इंतज़ामिया के असर से आज़ाद होती है, बल्कि इंतज़ामिया और सरबराह ममलिकत जो होता है वो इस्लामी रियासत में अदलिया को जवाबदेह होता है। इस्लामी रियासत में जो अदलिया है वो मुल्क के सरबराह को भी अदालत में तलब कर सकती है और सज़ा दे सकती है। नेक्स्ट है बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, यानी कि इंसान की, एक फ़र्द की माशरे में रहते हुए जितनी भी ज़रूरियात हैं उसकी तकमील करना, उसको वो मौके फ़राहम करना, ये सब इस्लामी हुकूमत का फ़र्ज़ है। तमाम बुनियादी ज़रूरियात जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान आ जाता है, लोगों को कारोबार करने के लिए मौके फ़राहम करना, ये सब रियासत की जिम्मेदारी है। सोशल सिक्योरिटी की तमाम स्कीमों को पाए तकमील तक पहुँचाना और इस्लामी रियासत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है सहूलियात की फराहमी। बुनियादी ज़रूरियात के अलावा कई ऐसी ज़रूरियात भी होती हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़र्द को चाहिए होती हैं। वो कौन सी होती है? मसलन तालीम, ज़राए आमदोरफ्त की सहूलतें वगैरह। एक बेहतर ज़िंदगी के क़याम के लिए ये सारी सहूलतें इस्लामी ममलिकत का फ़र्ज़ है कि वो अपनी आवाम को फराहम करे। पॉइंट नंबर 5 है दौलत की मुनसिफाना तकसीम। इस्लामी रियासत अफराद को दौलत की मुनसिफाना तकसीम के ज़रिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, किस लिए? ताकि गुर्बत को दूर किया जा सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौर एक मिसाली दौर था जिसमें गुर्बत और मुफलिसी ख़त्म होगी और हर आदमी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने लगा। यानी कि दौलत जो है वो चंद हाथों तक ही महदूद ना हो। इस्लामी जो है रियासत, उसका फ़र्ज़ है कि दौलत की इस तरह तकसीम करे कि हर फ़र्द को उसके मुताबिक, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक दौलत मुयस्सर हो और दौलत या सरमाया कराना जो निज़ाम है वो चंद हाथों में सिर्फ रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है मसावात का क़याम। इस्लामी रियासत में रंग व नस्ल, इलाका, जिन्स और दीगर इम्तियाज़ात की कोई गुंजाइश नहीं। सबको माशी, माशरती, मजहबी और दीगर हकूक़ बराबर हासिल होंगे। इस्लामी रियासत में एक बेहतरीन माहौल पैदा किया जाता है, ज़ात पात और ऊंच नीच की कोई कैद नहीं होती और जुल्म व ज़्यादती से पाक माशरा कायम होता है। यानी कि जितने भी जो भी सहूलियात हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, ज़रूरियात है, वो सब हर फ़र्द के पास इक्वली डिवाइड हो। ठीक है, ये इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ है। बेटा आपने जो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम रियासत, इस्लामी रियासत के फ़राइज़ आपको जो पढ़ाए गए हैं, ये आपने 6 के 6 टॉपिक वाइज नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखने भी हैं और इसको याद भी करने। आज का यही आपका लर्न है, डायरी लर्न के लिए भी है और आपने रिटन होमवर्क भी इसी डायरी का करना है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ।